नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। क्या सरकारी जांच एजेंसियां सत्ता दल की हरकारा बन चुकी हैं? भले ही वो ये कहा जाता हो कि वो स्वतंत्र निकाय हैं या स्वतंत्र एजेंसियां हैं, लेकिन आप सभी लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार वो केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय सरकार के आदेश पर जैसा होता है वैसी एजेंसियां करती हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा किस प्रकार सरकारी एजेंसी ईडी को लेकर किस प्रकार के सवालिया निशान उठे। न सिर्फ विपक्ष ने बल्कि सत्ताधारी दल के अंदर भी इस बात को लेकर ये बात गहराती जा रही है कि किस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व खासकर प्रधानमंत्री अपना दबदबा कायम करने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियों का काम, जो मूल काम है उनका यही है कि वो आर्थिक अपराध रोके, आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई करें। लेकिन देखा ये गया है कि जिन्हें प्रधानमंत्री तक ने भ्रष्टाचारी और अपराधी बताया, वो जब उनके दल में शामिल हो गए तो वो पाक साफ। आज का ब्लॉग मैं इस बात पर केंद्रित नहीं करूँगा कि जिस प्रकार आप सभी लोगों ने देखा होगा, इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज की जो चर्चा है वो इस बात पर मैं करना चाहता हूँ, क्या सरकारी जांच एजेंसियों का उपयोग पार्टी के लिए फंड एकत्रित करने में भी किया जा रहा है। अगर आंकड़े देखें तो ये सही भी पाया जा रहा है, क्योंकि ईडी ने तमाम 1000 से ऊपर जो ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई की जो कि घाटे में चल रही थी, और उन पर कार्रवाई होने के बाद जब उन्होंने एक दल विशेष को फंडिंग कर दी तो उन पर न सिर्फ सभी मामले वापस ले लिए गए और उनके मालिकों को, जिन्हें कि पकड़ा था और आर्थिक अपराधी बताया था, उनको भी जमानत मिल गई। तो क्या अब सरकारी जांच एजेंसियां कोर्ट से भी ऊपर हो गई हैं? जब से ईडी को ताकत दी गई है कि वो किसी भी मामले में अपनी जांच शुरू कर सकती है, तब से वो जांच एजेंसी ने निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 5000 से अधिक मामले उनके पास लंबित हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 25 मामलों में अपना मामले को आगे बढ़ाया है और करीब 24 लोगों को इस बात में दोषी पाया है। तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा दिखाता है कि जांच एजेंसियां किस प्रकार से वो दुरुपयोग कर रही हैं। इसी प्रकार ये देखा गया कि किस प्रकार जांच एजेंसियों ने दल को तोड़फोड़ करने के लिए और उनके यहाँ तक कि उनके शीर्ष नेतृत्व को भी धमकाया। अब आम आदमी पार्टी की हम चर्चा कर लें। कई बार ईडी के उनको 6 नोटिस जा चुके हैं और केजरीवाल ने हर बार वो नोटिस ठुकराया है, यहाँ तक कि सवालिया घेरे में खड़े करते हुए ईडी की कार्रवाई को कि आखिर वो किस हैसियत से बोला। 7वां नोटिस भी उन्हें थमा दिया गया है। अब ये तय माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और उसे 2-4 प्रांतों में भी लागू किया, गुजरात में, दिल्ली में, पंजाब में, और यहाँ तक कि उन्होंने पंजाब के अतिरिक्त असम में भी इस गठबंधन को आगे बढ़ाया। तो आप ये तय मानिए कि 2-4 दिन में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब वो कार्रवाई किस स्तर पर होगी? क्या उनको भी शराब घोटाले के आरोप में जेल भेजा जाएगा? पहले कई बार मैंने इस बात में ब्लॉग किया है कि केजरीवाल पे ये दबाव बनाया जा रहा था
कि वो कांग्रेस को अपने राज्यों में स्पेस न दें, और कई बार देखा गया कि वो इस योजना पर चलते नज़र आए। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी सपा और उसका गठबंधन हो गया, और बंगाल से भी जैसी खबरें हमारे सूत्र दे रहे हैं कि किसी भी समय आप ये तय मानिए कि ममता बनर्जी से भी कांग्रेस का समझौता हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ही चुनाव का समय आएगा, आचार संहिता लागू होगी, तो ये गठबंधन मूर्त रूप ले ही लेगा। अभी करीब 200 से ज़्यादा सीटों पर इस प्रकार की संभावना बन रही है कि वो गठबंधन कारगर हो जाए। आप सभी लोग जानते हैं इस गठबंधन को तोड़ने के लिए ईडी का इस्तेमाल हुआ, फंडिंग के लिए ईडी का इस्तेमाल हुआ। अभी सबसे ज़्यादा चर्चा कांग्रेस के आईटी के नोटिस की रही थी, जिसमें कि आईटी ने उनको नोटिस दिया कि 210 लाख रुपए वो चुकाएं आयकर के रूप में, क्योंकि उन्होंने, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि राजनीतिक दलों पर इनकम टैक्स नहीं लगता। वो रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन कभी भी उन पर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ ये सवाल उठता है, अगर राजनीतिक पार्टियाँ इनकम टैक्स के दायरे में आ रही हैं तो क्यों नहीं अन्य दलों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाती है? आखिर ये कार्रवाई कांग्रेस पर ही क्यों हो रही? ये अलग बात है कि कांग्रेस को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन आप ये बताइए, अगर आप चुनिंदा ढंग से किसी दल विशेष के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो क्यों ना आप पर सवालिया निशान लगाए जाए? तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार कांग्रेस के खाते से 65 लाख रुपए निकाल लिए गए। ऐसी ही कार्रवाई अगर भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 5,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि जमा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में आई, जिसके कि माननीय उच्चतम न्यायालय में भी अवैध ठहरा, तो उनसे क्यों न इस तरह की वसूली की जाए? खैर क्या होगा, लेकिन जिस तरह से सरकारी जांच एजेंसियां सत्ता दल की हरकारा बनी हुई, वैसे ही तो आरोप इमरजेंसी के कार्यकाल में कांग्रेस पर लगते थे। तब यही भारतीय जनता पार्टी सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाती थी, लेकिन आज जब वही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो इन्हीं सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और अपने हित में इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। देखना ये है कि आम जनता इस बारे में क्या निर्णय लेती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।